करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस मूवी को केवल एंटरटेनमेंट पर्पस से ही लें, क्योंकि यह मूवी आपके दिमाग के किसी तार को खराब कर सकती है। इसीलिए अपने विवेक से काम लें, क्योंकि हर इंसान के अंदर एक ऐसा राक्षस छिपा होता है जो इस नकली दुनिया से नफरत करता है। लेकिन सोचो, अगर वो राक्षस एक दिन बाहर आ जाए तो क्या होगा। ऐसा ही एक आदमी जिसकी जिंदगी नौकरी, तनाव और अकेलेपन में खत्म हो रही थी, अचानक एक ऐसे आदमी के आ जाने से उसको आज़ादी नहीं बल्कि तबाही का रास्ता दिखता है। और फिर शुरू होता है एक ऐसा खूनी खेल जहां लोग दर्द महसूस करने के लिए लड़ते हैं। ये सिर्फ फाइट नहीं, ये एक उस इंसान की कहानी है जो धीरे धीरे खुद से ही हारने लगता है। और इस फिल्म का आखिरी सच आपका दिमाग हिला देगा। इस कहानी की शुरुआत और अंत की रोचक बात यह है कि इसके मुख्य किरदार का कोई नाम ही नहीं है, तो हम इसे समझने के लिए इसका नाम नोबडी रखते हैं। यह एक कार इंश्योरेंस कंपनी में काम करता है। यह आम सा इंसान होता है जिसकी लाइफ में कोई रोमांच नहीं होता है, कोई नयापन नहीं होता है। इसकी लाइफ में ऐसा कोई इंसान नहीं जिसे यह अपना कह सके। अकेलेपन के खाली समंदर में एकमात्र मछली होता है और इसी के चलते इसे इंसोमिनिया नाम की एक बीमारी हो जाती है। इंसोमिनिया की बीमारी वो बीमारी होती है जहां पेशेंट को नींद नहीं आती। वो जग भी रहा होता है तो उसे लगता है कि वह सो रहा है, और सो रहा होता है तो ऐसा लगता है कि वह जग रहा है। और वो डर के डॉक्टर से पूछता है कि कहीं वो मर तो नहीं जाएगा। डॉक्टर बोलते हैं कि इंसोमिनिया से आज तक किसी की मौत नहीं हुई है, लेकिन डॉक्टर को क्या पता था कि अब आगे यह कहानी कहाँ मोड़ लेगी। डॉक्टर उसे इस बीमारी से बड़ी भी समस्या है यह कहकर यह बात टाल देता है और उसे कहता है कि एक बार टेस्टिकुलर कैंसर वाले पेशेंट से मिलो, तुम्हें अपनी बीमारी छोटी लगने लगेगी। नोबडी भी डॉक्टर की बात मानकर अलग नाम से टेस्टिकुलर कैंसर क्लब में पेशेंट बनकर जाता है, जहां पर सभी लोग अपनी अपनी तकलीफें बताते हैं, जिसे नोबडी भी सुन रहा होता है। अब उन्हें एक एक्सरसाइज करवाई जाती है जहां पर दो दो के ग्रुप बनाए जाते हैं और एक दूसरे से गले लग के अपनी तकलीफ बताते हुए जितना मन हो सके वहां रो सकते हैं, अपना दुख बता सकते हैं। इसमें नोबडी का पार्टनर बनता है बॉब। बॉब अपना घुटना जोड़कर हिम्मत जुटा के नोबडी के पास धीरे धीरे कदम चलाते हुए आता है और उसे गले लगाता है और बताता है कि मेरे टेस्टिकल्स निकाल दिए गए हैं, जिसकी वजह से उसके बॉडी में एस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ गई है। उसने जवानी में बहुत स्टेरॉइड्स लिए थे, जिसकी वजह से यह सब हुआ है। अब हार्मोनल इनबैलेंस की वजह से उसके स्तन निकल आए थे। अब उसकी कोई भी फैमिली नहीं बची, उसे सब छोड़कर चले गए होते हैं। उसकी बीवी, उसके बच्चे, वो सब कह कहकर वो फूट फूट कर रोने लगता है। अब बॉब नोबडी से कहता है कि तुम भी रोकर अपना दुख हल्का कर लो दोस्त। पहले तो नोबडी को पागलपन लगता है, लेकिन जैसे ही वो ऐसा करता है मानो उसके दिल में भरा दर्द सब बाहर निकल कर आ जाता है। उसके अकेलेपन का बोझ कम हो गया होता है और अब उसे सुकून की नींद आने लगती है। उसे अपने दर्द का मरहम मिल चुका होता है। अब नोबडी इसी तरह अपना नाम बदल बदल के ऐसे ही सेमिनार में जाता है जहां पर सब लोग मरने वाले होते हैं। उन्हें देख के, उनका दर्द सुनकर उसे उसका दर्द छोटा महसूस होता है, उसे हल्का महसूस होता है। लेकिन एक दिन उसके सेमिनार में एंट्री होती है मार्था की, जो कि टेस्टिकुलर कैंसर वाले क्लब में आई होती है। उसे देखते ही मानो उसके दिमाग को झटका लगता है। उसे देखते ही उसका मन गुस्से से भर जाता है, जबकि उसने उसे पहले कभी देखा ही नहीं था। मानो मार्था उसके दिमाग के उस हिस्से में पहुंच गई हो जहां पर वो नोबडी को कंट्रोल कर सकती हो। ऐसे ही मार्था हर सेमिनार में दिख जाती थी। यह बात नोबडी को बहुत डिस्टर्ब कर रही होती है। वो वापस वहीं पहुंच जाता है जहां से उसने शुरू किया था। उसकी आंखों में अब नींद नहीं थी, सिर्फ मार्था उसके दिमाग में घूम रही थी। वो एक दिन हिम्मत करके उसे रोकता है और पूछता है कि तुम यह सब क्यों कर रही हो, तुम तो बीमार भी नहीं हो। मार्था भी बोलती है कि मैं भी जानती हूँ कि तुम बीमार नहीं हो, मैं तो बस अपना अकेलापन दूर करने के लिए आई हूँ। तुम्हें प्रॉब्लम है तो तुम दूसरे क्लब ज्वाइन कर लो, मैं तो आऊँगी,
फिर छोटी सी बहस हो जाती है, फिर वो दोनों शांत होकर क्लब बांट लेते हैं और नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं ताकि वो क्रॉस न हो पाए, और इसी तरह मामला सुलझता है। लेकिन अब नोबडी के दिमाग में सिर्फ मार्था ही घूम रही होती है। कुछ दिनों बाद उसे बॉस के कहने पर एक बिजनेस ट्रिप पर जाना पड़ता है। नोबडी का मन नहीं होता है, पर वो उसके नेचर के अकॉर्डिंग कुछ नहीं कहता। उसे हरा हुआ सा महसूस होता है। उसकी इंसोमिनिया की तकलीफ बढ़ती जा रही होती है। वह कब सो रहा है, कब जग रहा है, उसे कुछ भी आइडिया नहीं चल रहा होता है। तभी ट्रिप से वापस आते समय नोबडी के पास वाली सीट पर उसकी मुलाकात होती है टाइलर से, और पता नहीं नोबडी को एकदम उसे देखते ही दिमाग के दूसरे कोने में जहां मार्था बैठी थी उसकी जगह टाइलर दिखाई देता है। यह इंसान बिल्कुल उसकी पर्सनालिटी से अलग था। बेबाक बेधड़क इंसान। दोनों की फ्लाइट में दोस्ती हो जाती है। टाइलर अपना इंट्रो देता है कि वो एक सोप मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रीब्यूटर का काम करता है। वो मजाक में बोलता है कि घरेलू उत्पादों से भी बम बनाए जा सकते हैं। हंसी के साथ दोनों नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं और फिर से मिलने का वादा लेकर अपनी अपनी राहों पर निकल पड़ते हैं। टाइलर कार चुरा के एयरपोर्ट से कहीं निकल लेता है, लेकिन नोबडी अपना लगेज का वेट कर रहा होता है जो कि कहीं खो गया होता है। वो बहुत देर तक वहां पर वेट करता है। उसके बाद जब वह अपने फ्लैट की तरफ जाता है तो पता चलता है कि उसके फ्लैट में अभी आधे घंटे पहले ही आग लग चुकी होती है। उसका सब कुछ जल चुका होता है, लेकिन सरप्राइजिंगली नोबडी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब वो जाता है टेलीफोन बूथ पर और टाइलर को न जाने क्यों कॉल कर बैठता है, पर वो कॉल नहीं उठाता। लेकिन अगले ही सेकंड उसी बूथ पर वापस एक कॉल आता है। सामने टाइलर होता है। नोबडी और टाइलर पास ही के बार में मिलने का प्लान बनाते हैं। दोनों बार में बहुत दारू पीते हैं। फिर बार से बाहर आकर नोबडी कहता है कि चलो अब मैं चलता हूँ। फिर टाइलर उससे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास अपना घर नहीं है, तुम मुझसे पूछ क्यों नहीं लेते कि क्या मैं तुम्हारे साथ रह सकता हूँ। टाइलर पहले तो हिचकिचाता है, फिर आखिर में उसे पूछता है कि क्या मैं तुम्हारे साथ रह सकता हूँ। टाइलर हाँ कर देता है। जैसे ही कदम आगे बढ़ाता है वो नोबडी को बोलता है कि मुझे जोर से मारो। नोबडी बोलता है कि मैं तुम्हें क्यों मारूं। टाइलर बोलता है कि जैसा बोला है वैसा करो। नोबडी भी फिर वैसा ही करता है और एक पंच मारता है। फिर नोबडी टाइलर को मारता है और इस फाइट में नोबडी की सारी तकलीफ, सारा खालीपन, अकेलापन मानो छू मंतर हो गया होता है। उसे अब वाकई में लग रहा होता है कि अब वह जिंदा था। इस तरीके से उसकी दोस्ती की शुरुआत हुई टाइलर से। टाइलर उसे अपने घर लेकर जाता है जो किसी वीरान सी पड़ी कॉलोनी में था। वह घर बाबा आदम के जमाने के घर की तरह था। इस घर में जहां हाथ लगाओ वहां दरार पड़ जाए, और टाइलर को गंदा सा बेड देता है सोने के लिए। अब टाइलर के बारे में नोबडी बताता है कि यह एक ऐसा शख्स है जिसे इस दुनिया के नियम कायदों से कोई लेना देना नहीं होता। उसने अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पे जी है। उसे न गाड़ियों से, न महंगे कपड़ों से, ना किसी लग्जरियस लाइफस्टाइल की चिंता थी। बेसिकली वो मटेरियलिस्टिक चीज़ों से दूर रहता है और वो सिस्टम का हिस्सा बनने के नियमों का उल्लंघन करता है, और उसके लिए वो जो चाहे वह कर सकता है। वो रेस्टोरेंट में वेटर बन के खाने में मुंह देता है। मूवी एडिटर के काम के तौर पर वो मूवी के क्लिप के बीच में अडल्ट क्लिप जोड़ देता है। कारों को तोड़ता है, आदमियों को फोड़ता है, और ऐसे ही वो अपनी लाइफ गुजारता है। एक दिन फिर दोनों बार में बैठे होते हैं और बाहर आकर दोनों अपनी मर्जी से लड़ाई करते हैं। वो होता देख बाहर से बाहर आते कस्टमर देख लेते हैं। वो भी यह सब करना चाहते होते हैं क्योंकि कहीं न कहीं वो लोग भी हम जैसे ही लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, जहां सबके दिल के कोने में एक खालीपन होता है। ऐसे ही धीरे धीरे लोग अपने अकेलेपन दूर करने के लिए इकट्ठा होते हैं और इस तरह जन्म लेता है फाइट क्लब का। टाइलर नोबडी से कहता है कि जब मैं बोलूँगा तुम नहीं, और तुम बोलोगे तो मैं नहीं, यह मेरी पहली शर्त है। नोबडी को यह बात समझ में नहीं आती, पर वो हाँ कर देता है। अब फाइट क्लब जो कि बहुत ही बड़ी चेन बन चुकी होती है, जहाँ पर हर सिटी में उनकी ब्रांच थी, जहाँ लोग अपने अकेलेपन को दूर करने आते थे। यह वही लोग थे जो जिंदगी के इस सिस्टम से परेशान थे।
टाइलर, जो कहता वो लोग उस बात को बिना सोचे समझे जान लेते। टाइलर अगर यह कह दे कि तुम्हें मरना होगा तो वो बिना सोचे अपनी जान दे सकते हैं। बेसिकली टाइलर मोगेम्बो था, बिना किसी लग्जरियस लाइफस्टाइल की चाहत के। एक दिन मार्था का कॉल आता है। वो बोलती है कि तुम आजकल किसी सेमिनार में नहीं आ रहे हो, क्यों, कहाँ हो आजकल, और कुछ बातें करता है। फिर वो बोर होकर रिसीवर को साइड में रख देता है और दूसरे रूम में चला जाता है। तब टाइलर उस रिसीवर को उठा लेता है और वो मार्था को घर बुला लेता है और टाइलर और मार्था रात भर साथ में बिताते हैं। सुबह उठकर जब नोबडी मार्था को देखता है तो वो बिल्कुल शॉक हो जाता है। वह पूछता है कि तुम यहाँ कैसे आई। मार्था बोलती है कि मतलब ये क्या कह रहे हो। यह सुनकर वो वहां से गुस्से से चली जाती है। टाइलर पीछे से आता है और बोलता है कि हमें इन औरतों की ज़रूरत नहीं है, तुम आज़ाद पंछी हो। ऐसे कहकर उसके हाथ में एसिड डालता है और दर्द को सहन करने को बोलता है ताकि उसकी सहन शक्ति बढ़े, और फिर विनेगर डालकर उस एसिड के असर को ख़त्म करता है। नोबडी टाइलर को बोलता है कि क्या तुमने भी इस दर्द को महसूस किया है। वह अपना हाथ बताता है जो कि उसी एसिड के निशान को दर्शाता है। अब उनके क्लब में आने वाले हर शख्स को यह परीक्षा देनी पड़ती है। उन्होंने ऐसे लोगों की टीम तैयार की होती है जो मानो मरने के लिए बिल्कुल तैयार हो। अब उन्हें अपनी ब्रांचेस को इस्टेब्लिश करने के लिए पैसा चाहिए था, तो नोबडी ने अपने बॉस को ब्लैकमेल किया। खुद पर हमला करके उसे वहां से इतना पैसा मिल गया कि उन्हें किसी भी स्पॉन्सर की जरूरत ना पड़े। अब रास्ते में चलते चलते उसे बॉब मिलता है। वो नोबडी को बताता है कि मैं एक क्लब का हिस्सा हूँ जिसका नाम फाइट क्लब है। नोबडी को शौक लगता है कि इस क्लब का पहले, दूसरा और तीसरा रूल यही था कि कोई भी इस क्लब के बारे में बात नहीं करेगा। तब नोबडी बताता है कि मैं भी उस क्लब का हिस्सा हूँ, मैंने तुम्हें नहीं देखा। वो भी बोलता है कि मैं सिर्फ मंगलवार को ही जाता हूँ। नोबडी बोलता है कि मैं शनिवार को जाता हूँ। अब टाइलर को यह बात पता चलती है तो वो बहुत ही गुस्सा होता है। वो क्लब मेंबर्स को इकट्ठा करता है और स्ट्रिक्टली उन्हें यह बताता है कि इस क्लब के नियम का उल्लंघन करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। अब धीरे धीरे न्यूज़ मीडिया में यह बात फैल जाती है कि ऐसा भी कोई इनलीगल क्लब चल रहा है जिसे रोकने के लिए पुलिस जोरों शोरों से लगी हुई है। टाइलर फिर उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस मीटिंग में पुलिस चीफ को बाथरूम में पकड़कर डरा देता है। कहता है कि हम लोग हर जगह हैं, अगर तुमने हमें ढूंढने की या चोट पहुंचाने की कोशिश की तो तुम्हें कौन बचाएगा। वो डर के मारे मान जाता है, पर अब नोबडी का डर बढ़ता जाता है। अब टाइलर कंट्रोल के बाहर हो चुका था। वो बिल्डिंग को अपनी टीम के द्वारा आग लगवा देता है और इस बात की भनक नोबडी को नहीं होती, और इसी बात को लेकर वो बहस भी करता है। यह क्लब हम दोनों ने चलाया है, जितना हक तुम्हारा है उतना मेरा भी है। टाइलर कहता है कि तुम अभी आज़ाद नहीं हुए हो इस सिस्टम की कैद से। यह सब बात वो दोनों एक कार में कर रहे थे। यहाँ वो अपने रूल को तोड़ते हैं कि वो एक साथ बात नहीं करेंगे क्योंकि पीछे उनकी टीम के मेंबर भी बैठे थे। टाइलर उसे अपने मन की कैद से आज़ाद होने के लिए गाड़ी के व्हील पर से हाथ हटा देता है और गाड़ी सामने किसी कार से टकरा जाती है, लेकिन सब सेफ होते हैं। लेकिन उस दिन के बाद से नोबडी टाइलर के हर प्लान में दखलंदाजी करता है। टाइलर उसे छोड़ के वहाँ से चला जाता है। नोबडी टाइलर को ढूंढता है और इस प्रोसेस में उसे टाइलर द्वारा बनाया गया खतरनाक मास्टर प्लान पता चलता है, जहाँ टाइलर सभी क्रेडिट कार्ड ऑफिस की मेन बिल्डिंग्स को उड़ाने वाला था, जहाँ पर इन क्रेडिट कार्ड्स के डेटा होते हैं। अगर ऐसा हो गया तो लोगों को पैसा नहीं भरना पड़ेगा और इस प्लान को अंजाम देते हुए बॉब की भी मौत हो जाती है। अब इस प्लान को रोकने के लिए टाइलर जहां जहां गया था वो वहां पर फ्लाइट पकड़ के जाता है, लेकिन उसका कोई भी सुराग नहीं मिलता क्योंकि इस फाइट क्लब का एक ही नियम है कि कोई इसके बारे में बात नहीं करेगा। नोबडी टाइलर की तलाश करता हुआ एक बार में जाता है जहां पर 2 दिन पहले वो आया होता है और यहाँ पर बार मैनेजर उसे हेलो टाइलर सर कहकर ग्रीट करता है। नोबडी कहता है कि आपने क्या बुलाया मुझे, टाइलर। तब वो मैनेजर थोड़ा सा असमंजस में आकर कहता है कि हाँ सर टाइलर, आप ही तो परसों यहाँ पर आए थे। अब नोबडी तुरंत होटल रूम में जाता है, वहाँ उसे टाइलर सामने ही बैठा हुआ मिलता है। नोबडी को सब समझ में आ जाता है कि अब तक जिससे वो टाइलर समझ रहा था
वो उसी की ही दूसरी पर्सनालिटी थी। उसे पास्ट के वो सारे सीन रिकॉल होते हैं जब वो फर्स्ट मिले होते हैं, पहली लड़ाई की होती है, मार्था के साथ रात गुजारी और अपनी यह खतरनाक आर्मी टीम बनाई और उन्हीं के साथ मिलकर इस खतरनाक प्लान को बनाया है। और यह सब और किसी ने नहीं, नोबडी ने ही किया है। इन दोनों के पहले रूल के तहत अगर एक बोलेगा तो दूसरा नहीं। इसके तहत नोबडी जब बाहर आता है तो टाइलर शांत रहता है और टाइलर जब बाहर आता है तो नोबडी शांत रहता है। उसे सब समझ आ गया था और अपने अंदर की पर्सनालिटी टाइलर के इस खतरनाक प्लान को रोकने के लिए वो पुलिस के पास भी जाता है और इस खतरनाक प्लान के बारे में बताता है। लेकिन पुलिस भी इस प्लान में मिली होती है। पुलिस को लगता है कि यह कोई परीक्षा है क्योंकि टाइलर द्वारा बनाया नियमों के तहत कोई भी इस फाइट क्लब का जिक्र नहीं करेगा। जैसा कि अब हमें पता है कि नोबडी ही टाइलर है, अब पुलिस उसे रोकने के लिए उसको जान से मारने की कोशिश करती है क्योंकि टाइलर यानी कि नोबडी ने खुद कहा था कि अगर मैं भी इस प्लान को रोकने की कोशिश करूं तो मुझे मार देना, यह मेरा बलिदान होगा। लेकिन नोबडी उन्हें समझाने की कोशिश करता है और मौका पकड़कर बंदूक लेकर वहां से फरार हो जाता है। अब नोबडी दिमाग पर जोर डालता है और उसे टाइलर का प्लान पूरा पता चलता है। वो उन बिल्डिंगों में जाना शुरू कर देता है जहां पर उसकी टाइलर वाली पर्सनालिटी ने बॉम्ब प्लांट किए होते हैं। पीछे से टाइलर वाली पर्सनालिटी उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन नोबडी नहीं रुकता और एक बॉम्ब को डिफ्यूज करता है। दोनों पर्सनालिटी आपस में लड़ने लग जाती है। यहाँ टाइलर वाली पर्सनालिटी नोबडी पर भारी पड़ती है। टाइलर उसे बंदूक की नोक पर कुर्सी पर बांध देता है। फिर उसे याद आता है कि टाइलर उसके दिमाग की बनाई पर्सनालिटी है। वो अपने आप पर काबू करता है और उसे पता चलता है कि गन टाइलर के हाथ में नहीं, उसके खुद के हाथ में है। अगर उसे टाइलर को खत्म करना है तो टाइलर को दिखाना होगा कि नोबडी मर चुका है ताकि टाइलर वाली पर्सनालिटी बाहर ना आए और वो बंदूक की नली को अपने मुंह में रखकर शूट करता है। टाइलर की पर्सनालिटी यह सब देख लेती है और वो वहीं पर गायब हो जाती है। लेकिन नोबडी ने गोली अपने गाल से निकाल दी होती है। नोबडी इस प्लान को नुकसान न पहुंचाए इसीलिए टाइलर वाली पर्सनालिटी ने पहले ही मार्था को किडनैप कर लिया होता है। इसी जगह पर उसकी टीम उसको लेकर के आई होती है। लेकिन अब टाइलर वाली पर्सनालिटी जा चुकी थी, उसके साथ बम डिफ्यूज करने का समय भी। और कहानी के अंत में हमें दिखाया जाता है कि सारी बिल्डिंग रेत के महल की तरह ढह गई होती है और मार्था और टाइलर दोनों एक दूसरे का हाथ थामे यह सब दृश्य अपनी आंखों से देख रहे होते हैं और कहानी यहीं समाप्त होती है। तो दोस्तों, आई होप आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी और मैंने पूरी कोशिश की है कि इस कहानी को जितना हो सके सिंपल समझाने की। अगर आपको मेरी यह मेहनत अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही माइंड बेंडिंग मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आपके सामने फिर से हाजिर होऊंगा। उस वादे के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।